अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, दुनिया भर में बड़े मेट्रोपॉलिटन शहरों को मजबूत और ख़ुद मुख्तार एक बल्दियाती निज़ाम के तहत ही चलाया जाता है। मकामी हुकूमतें ही सेहत को, तालीम, सफाई, रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ टैक्स वसूली का काम भी जो है ये खुद अंजाम देती हैं। और यही वजह है कि लंदन, न्यूयॉर्क, इस्तांबुल और तेहरान के मेयर्स को इन ममालिक में ख़ास अहमियत दी जाती है। मगर नाअहली कहें, सियासी बेहिस्सी कहें या कुछ और, पाकिस्तान के सबसे बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी का सबसे बड़ा मसला बल्दियाती इदारों के पास वसाइल और इख्तियारात का ना होना है। कराची में कचरे का ढेर उठाना हो या नालों की सफाई करनी हो, टूटी फूटी सड़कों की मुरम्मत करनी हो या शहरियों को साफ पानी की सहूलत फराहम करनी हो, शहर से गैर कानूनी बिल बोर्ड उतारने का मामला हो या फिर नाजायज़ तजावुज़ात को खात्मा करना हो, के इलेक्ट्रिक के पैदा करदा मसाइल से जान छुड़वानी हो या फिर शहर के निकासी आब के निज़ाम को बेहतर बनाना हो, गर्ज कोई भी मसला हो, मेयर कराची वसीम अख्तर के पास एक ही जवाब होता है, वो ये कि उनके पास मसाइल के हल के लिए ना इख्तियारात हैं और ना ही वसाइल दस्तयाब हैं। और यही वजह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने गुज़श्ता हफ्ते मेयर कराची को दौरान समात ये रिमार्क्स दिए थे, जब मेयर कराची कहते हैं कि मेरे पास इख्तियार नहीं है। अगर इख्तियार नहीं है तो घर जाओ, जान छोड़ो शहर की, क्यों मेयर बने बैठे हो। 2018 के आम इंतखाबात में कराची की आवाम ने तब्दीली को वोट दिया, लेकिन कप्तान के वज़ीर आज़म बनने के बावजूद भी कराची वालों को सुख का सांस नहीं मिल सका। 2 साल गुजरने के बाद भी कराची के मसाइल का हल वज़ीर आज़म इमरान खान के पास क्या है। वज़ीर आज़म का सिंध में मजबूत बल्दियाती निज़ाम का मुतालबा तो अपनी जगह, मगर यह बात भी हकीकत है कि 18वीं आईनी तरमीम के तहत सिंध विफाक से वसाइल और इख्तियारात चाहता है, मगर यही इख्तियारात और वसाइल मेयर कराची को देने के लिए तैयार नहीं है। अगर विफाक बराह रास्त कराची में मुदाखलत करता है तो फिर पीपल्स पार्टी की क़यादत की जानिब से आइन शिकनी की शिकायत आने लगती हैं। MQM तो कराची को अलग सूबा बनाना चाहती है, मगर ये मुतालबा सिंध और विफाकी हुकूमत को कबूल नहीं है। यही वजह है कि कराची के 3 बड़े स्टेक होल्डर्स को एक पेज पर लाने के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई है, मगर इस कमेटी की तश्कील से पहले ही वज़ीर आला इख्तियारात के हवाले से बहुत कुछ वाज़े कर चुके हैं। ये बड़ी बातें चली जी, पता नहीं तीनों जमातें हो गई, ये हो गया वो हो गया। जमातें एग्जीक्यूटिव रोल में पॉलिटिकल पार्टीज का काम नहीं है, एग्जीक्यूटिव रोल हुकूमतों का काम है। ये तो हो सकता है कुछ लोगों का कुछ और ख्याल था, वो समझ रहे थे कि ये बैकडोर के जरिए हम कोई एग्जीक्यूटिव रोल में आ जाएंगे। हमारा मौकफ सिंध हुकूमत का मौकफ, अभी कोई कमेटी बनी नहीं है। वो कमेटी बनेगी तो फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की होगी। कहते हैं कुछ लोग कि हम तो बैठना भी पसंद नहीं करेंगे साथ, अब तड़प रहे हैं बैठने के लिए साथ। दूसरी तरफ सिंध में अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी सिंध का निज़ाम दुरुस्त करे, अगर ऐसा ना हुआ तो वज़ीर आला हाउस का घेराव करेंगे। जबकि हुकूमत इत्तेहादी MQM पाकिस्तान ने कराची के मसाइल के हल के लिए APC बुलाने का ऐलान किया। अब सवाल ये है कि सब कराची के मसाइल का हल चाहते हैं, लेकिन अमली तौर पर कोई कुछ क्यों नहीं करता। क्या कराची के मसाइल पॉइंट स्कोरिंग से, इल्ज़ाम तराशी से हल हो जाएंगे? क्या खुद मुख्तार और मजबूत बल्दियाती निज़ाम ही कराची के मसाइल का हल है? क्या 18वीं तरमीम में तरमीम करने से भी कराची के मसाइल का जो हल है, रास्ता ये निकल सकता है? और फिर क्या कोऑर्डिनेशन कमेटी के क़याम से कराची के मसाइल के हल के लिए कोई वाकई कोई रोड मैप निकल सकता है? मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन किया है सरबराह पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा कमाल साहब आपका, थैंक यू। मुस्तफ़ा साहब, इस वक्त कराची की सूरत हाल को लेकर हम सब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट है, विफाक है, सबका एक फोकस्ड है, सब फोकस्ड है इस मसले को लेकर। कराची की सफाई सुथराई का मामला हो, NDMA को इख्तियारात दे दिए जाते हैं, फिर कमेटी बनाने की बात होती है, उस पर सिंध हुकूमत जो है वो एतराज़ात उठाने लगती है। आज फिर 6 रुकनी कमेटी का जो है वो उसका ऐलान किया गया, 3 नुमाइंदे विफाक से होंगे, 3 सूबाई हुकूमत से होंगे। क्या ये कमेटियाँ ही कराची के मसाइल का हल है? नहीं, मैं नहीं समझता। कराची के मसाइल जो स्ट्रेटेजिक मसाइल हैं और टैक्टिकल मसाइल हैं, दो तरह के मसाइल हैं। स्ट्रेटेजिक इशूज़ जब तक आप रिजॉल्व नहीं करेंगे, आपके टैक्टिकल इशूज़ जो डे टू डे इशूज़ जो है वो आपके रिजॉल्व नहीं होंगे। और स्ट्रेटेजिक इशूज़ क्या कराची के क्या हैं, आपने अपने इंट्रो में बताई बात कि 18वीं तरमीम के बाद जो सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर सूबों को खुद मुख्तारी मिली है, वो बदकिस्मती से सूबों को नहीं मिली, सूबों के वुज़राए आला को मिल गई। पूरे पाकिस्तान में तमाम इस वक्त जो सबसे बड़े जो डिक्टेटर बने हुए हैं वो चारों सूबाई वुज़राए आला बने हुए पूरे पाकिस्तान में। तमाम इख्तियारात और वसाइल उनके पास आ गए सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर। सूबाई खुद मुख्तारी का मतलब ये था कि उस सूबे के
की प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो खुद मुख्तार होती फिर वो खुद मुख्तार करती डिस्ट्रिक्ट्स को, फिर खुद मुख्तार करती तालुके को, फिर खुद मुख्तार करती टाउन्स को, फिर यूनियन काउंसिल को। इस तरह आम आदमी खुद मुख्तार होता, तो खुद मुख्तार आम आदमी नहीं हुआ सूबे का, एक शख्स एक फर्द खुद मुख्तार हो गया। ये है सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम। अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि वो जो 18वीं तरमीम में इख्तियारात और वसाइल मिले हैं उसको ट्रिकल डाउन होना है डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे, टाउन्स लेवल पर और यूनियन काउंसिल लेवल पर। दूसरी बात ये कि जो एनएफसी अवार्ड में आपको पैसे मिलते हैं वो भी वजीर आला के पास आकर पार्क हो गए। अब वो कहते हैं कि हमारी मर्जी, हम जिस डिस्ट्रिक्ट को चाहें जितना दें और नहीं चाहें तो ना दें। कल को अगर वजीर आजम खड़ा हो जाए और कहे कि भाई अब मेरी भी मर्जी, मैं भी एनएफसी अवार्ड जिस सूबे को चाहूं दूं और जिस सूबे को चाहूं ना दूं, तो ये जो है वो सो कॉल्ड जमहूरी कुव्वतें जो है ना वो पूरा पाकिस्तान सर पर उठा देंगी कि जमहूरियत खतरे में पड़ जाएगी, पाकिस्तान खतरे में पड़ जाएगा, इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा। वही काम ये खुद कर रहे हैं कि जब इनको एनएफसी अवार्ड में पैसे मिल जाते हैं तो नीचे ये डिस्ट्रिक्ट्स को प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का अवार्ड, पीएफसी अवार्ड नहीं दे रहे। ये जो पैसे वफाक से सूबों को एनएफसी अवार्ड में मिल रहे हैं ये इनके अपने पैसे, जात के पैसे नहीं हैं, ये सूबों को एक निजाम के तहत ट्रिकल डाउन होना है उस पैसे को। तो दूसरी प्रॉब्लम और उसका हल यह है कि भाई एनएफसी अवार्ड के बाद आप पीएफसी अवार्ड दें। तीसरी बात जो कि सिंध में हुई है वो सिंध हुकूमत ने यह काम कर दी, स्ट्रेटेजिक बात कर रहा हूं कि शाजिया ये कराची जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट होता था हमेशा से और नीचे 18 टाउन्स होते थे, फिर नीचे यूनियन काउंसिल होते थे। इतना बड़ा शहर जो है वो डिसेंट्रलाइज मैनेजमेंट सिस्टम पूरा बना हुआ था। इस गवर्नमेंट ने 2013 में क्या किया, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, पीपल्स पार्टी की, इसने कराची के 18 टाउन्स को खत्म करके, डिसेंट्रलाइजेशन को खत्म करके इसने 6 डिस्ट्रिक्ट्स बना दिए, सेंट्रलाइज कर दिया। और जो सिंध, ये जो एक सेंटिटी थी शहर की कि उस एक ऑफिस था और एक डिस्ट्रिक्ट था, कराची एक शहर था, इसको इन्होंने 6 शहरों में तकसीम कर दिया, 6 डिस्ट्रिक्ट्स बना दिए। कराची एक डिस्ट्रिक्ट था। दुनिया में कहीं किसी शहर को इस तरह से तोड़ा नहीं जाता। यही लोग जो हमारे पीपल्स पार्टी के दोस्त हैं, जब कोई कराची से नारा लगा देता है कि हम सिंध के टुकड़े करेंगे, जो कि जिसकी हम मुखालफत करते हैं जिस बात की, तो ये कहते हैं कि सिंध हमारी धरती मां है, सिंध के टुकड़े, सिंध की तकसीम नामंजूर। इसी धरती मां का जो दिल है वो है कराची। इस धरती मां के दिल के इन्होंने 6 टुकड़े कर दिए हैं, कराची के 6 टुकड़े कर दिए। मुस्तफा कमाल साहब, जब आप कराची के मेयर थे, इसमें कोई शक नहीं की तकसीम नामंजूर है। इस तरह से लोग आज तक एक जुमला से जी शादी, एक जुमला से, सिर्फ एक जुमला, जिस तरह से सिंध की तकसीम नामंजूर है उसी तरह से कराची की भी तकसीम नामंजूर है। जी, तो मैं ये कह रही थी कि जब आप कराची के मेयर थे, इसमें कोई शक नहीं, उस दौर में बड़ा काम हुआ, लोग आज भी मुस्तफ़ा कमाल के उन कामों को याद करते हैं। आपके पास इख्तियारात भी थे, आपके पास वसाइल भी थे। वही सिस्टम आज लागू क्यों नहीं हो सकता? वो एक मजबूत बल्दियाती निज़ाम, नीचे तक इख्तियारात, क्या इसके लिए कोई कानून साजी की ज़रूरत है? बहुत अनफॉर्चुनेट बात है जो आप ये जो बात कह रही हैं कि भाई ये जो सो कॉल्ड हमारी जमहूरी कुव्वतें हैं पाकिस्तान की, सो कॉल्ड मुबैना जमहूरी कुव्वतें, ये पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए सबसे ज्यादा ज़हर कातिल हैं, हाँ। सबसे ज्यादा नुकसानदेह हैं। जब इनका सिस्टम लिपटता है ना तो पाकिस्तान के लोग जो है वो मिठाइयां बांटते हैं कुछ अरसे के लिए, जबकि जो सिस्टम आता है वो भी कोई अच्छा नहीं होता। लेकिन इन्होंने इतनी बड़ी डिक्टेटरशिप की हुई होती है कि इनके जाने की लोग जो है खुशियां मना रहे होते हैं। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ। आपने जो सवाल किया वो यही है कि भाई पाकिस्तान में की तारीख है कि जो भी डिवोल्यूशन ऑफ पावर का निजाम जैसा भी आया है वो 3 आर्मी जर्नलों ने रोशनास कराया है, अयूब खान ने, जनरल जियाउल ने और जनरल मुशर्रफ ने। और जब ये जमहूरी कुव्वतें आई हैं, इन्होंने उस जो कि अवाम तक पहुंचा हुआ निजाम था उसको समेटकर अपने पास पावर कर लिए। इनको तो डिक्टेटर्स के लाए हुए निजाम में और ज्यादा जमहूरी कदर कीमत को उजागर करने के लिए और ज्यादा डिवोल्यूशन ऑफ पावर करनी चाहिए थी। इन्हीं की पार्टी नीचे जीतती और ज्यादा इख्तियारात और वसाइल नीचे
देते ताकि कोई डिक्टेटर आके कभी इस सिस्टम को ये जो है वो अंडू नहीं कर सकता। इन्होंने आने के बाद पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, 2010 में टेन्योर खत्म होता है बल्दियात का, 5 सालों तक ये इलेक्शन नहीं कराते। 5 सालों के बाद उस वक्त की चीफ की सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद आप इलेक्शन कराते हैं। कराते भी तो कैसे? आपने सारा इसके अंदर से जो है वो जूस निकाल लिया इसका, इस निजाम का, और आपने बेदिली के साथ एक ऐसा निजाम जो कि आप ही के कंट्रोल में है और आपने उसका सत्यानाश कर दिया है। आपने उसको उस तहत इलेक्शन करा दिए 2013 के लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस के तहत। उस वक्त की जमात एमक्यूएम उस वक्त इनके साथ हुकूमत में शामिल थी, जो कि ये वॉच डॉग का काम करते, रोकते। आज जो ना इख्तियारात के ना होने का रोना रोते हैं, इनके साथ वजारतों के मजे ले रहे थे, गवर्नर बैठे हुए थे और अपने पास बैठकर साइन करके कराची वालों के इख्तियारात और वसाइल दे दिए। तहफ़्फ़ुज़ात जायज है ना, वो इख्तियारात और वसाइल ना होने का रोना रोते हैं, जबकि सूबाई हुकूमत तो कहती है भाई हम तो सब कुछ देते हैं, फंड्स भी देते हैं, वसाइल भी हैं, ये काम करना ही नहीं चाहते। बिल्कुल, आप जो जिनका नाम ले रही हैं उनका रोना बिल्कुल नाजायज है, बिल्कुल गलत बात है। देखिए, आज मैं और आप और सुप्रीम कोर्ट आकर क्या बात कर रही है कराची में, वो कह रही है नालों की सफाई नहीं हो रही, वो कह रहे कचरा नहीं उठ रहा, वो कह रहे हैं जो है वो रोडों की सफाई नहीं हो रही। ठीक है, ये बातें, कोई ये इस वाली बात पे कोई गुफ्तगू नहीं कर रहा कि कराची में नए अंडरपासेस क्यों नहीं बन रहे, कराची में नए फ्लाईओवर्स क्यों नहीं बन रहे, कराची में नए स्कूल्स क्यों नहीं बन रहे। अगर तो इस लोकल गवर्नमेंट से ये पूछा जाए कि भाई तुम ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप क्यों नहीं कर रहे, अगर वो कहें कि मेरे पास इख्तियार नहीं तो मैं मान लूँ बात। लेकिन अगर वो कोई ये कहे कि मेरे पास कचरा उठाने का इख्तियार नहीं है तो वो झूठ बोल रहा है। कोई ये मेयर ये कहे कि उसके पास नालों की सफाई का इख्तियार नहीं तो वो झूठ बोल रहा है, गलत बयानी कर रहे हैं। आज इस निजाम के में, आज भी इस निजाम में इस डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के पास, इनकी यूनियन काउंसिल्स के पास और इस मेयर के पास कचरा उठाने का इख्तियार और नालों की सफाई का इख्तियार आज भी मौजूद है। फिर डिस्ट्रिक्ट एडीपी, लेकिन एक बहुत बड़ी रुकावट है ना, वो नालों की सफाई में आप देखें ना, जो सालहा सहानी तजावुजात हैं, लोगों की दुकानें हैं, लोगों के घर हैं, आपको लगता है ये लोगों के घर गिराना, दुकानें गिराना, उन्हें बेघर करना इतना आसान होगा जो साल से वहां बैठे हुए मुस्तफा कमाल साहब? बड़ा मुश्किल होगा। देखिए, नहीं ऐसा, देखिए मुश्किल गवर्नमेंट को मुश्किल काम ही करने पड़ते हैं। भाई ये शहर चल रहा था ना मेरे दौर में, ये शहर दुनिया के 12 यही तमाम, ये कोई मेरे ऐसा तो नहीं कि मेरे जाने के बाद सारी ये एनक्रोचमेंट, भाई ये पहले से 40 50 सालों से, लेकिन मैनेज हो रही थी, चीजें की जा रही थी और फिर बेहतरी की तरफ गामजन हुआ जा रहा था। आपको मिसाल दूं, लियारी एक्सप्रेसवे हमने बनाया है, 90% लियारी एक्सप्रेसवे मेरे दौर में बनाया। मैंने 28,000 मकान तोड़े हैं, एक भी पत्थर नहीं पड़ा कराची में कि किसी ने कोई आकर टायर जलाए हो। उसका एक सिस्टम था पूरा बाकायदा, 3 जगहों पे 3 आबादियां बसाई गई, उनको उठाकर नालों से उठाकर उनको वहां पर शिफ्ट किया गया और लियारी एक्सप्रेसवे को बना दिया गया। यही प्रपोजल जो है वो अभी भी दिया जा रहा है कि भाई आज नहीं तो कल आपको इन नालों के ऊपर से इंक्रोचमेंट्स हटानी है और आपको इंक्रोचमेंट्स को उठाकर यहां पर 2 सड़कें बनानी पड़ेंगी आपको, ताकि जब सड़क आप बना लेंगे, अगर आप सिर्फ इंक्रोचमेंट हटा देंगे और वहां पर कोई आप बैरियर्स सड़क नहीं बनाएंगे, दोबारा वहां पर इंक्रोचमेंट्स हो जाएंगे। सड़क बनाने का मतलब यह है कि कोई उन सड़कों पर आकर अपने घर को नहीं बनाएगा, नंबर 1। फिर आपको इस नालों की 14 किलोमीटर के नाले की जो स्ट्रिप है, इसके ऊपर सर्विस करने के लिए, इसके ऊपर यहां से मशीनें उतारने के लिए आपको जगह चाहिए। तो ये रोड, ये सर्विस रोड उन मशीनों को उतारने के लिए एक कॉरिडोर का वो प्रोवाइड करेगी। ये सारी चीजें, सारी प्लानिंग ऑलरेडी हम अपने जमाने में बनाकर देकर गए हैं। आज भी मैं तमाम चीजों के ऊपर, इन्हीं चीजों के ऊपर रोशनी डाल रहा हूं। तो ये डूएबल है, आपको करना पड़ेगा और ये कोई बात नहीं। अगर एक कामयाब मेयर की हैसियत से मैं मुस्तफा कमाल साहब से पूछूं कि मुस्तफा कमाल साहब इसमें क्या रोल प्ले कर सकते हो? कोई सीट्स नहीं है आप लोगों के पास, उस सिस्टम में उस तरीके से आप इन नहीं है, लोगों का मैंडेट नहीं है, उसके बावजूद एक कामयाब मेयर की हैसियत से, साबिक मेयर की हैसियत से आप क्या रोल प्ले कर सकते हैं? क्या तजावीज़ दे सकते हैं? भाई मुझे अल्लाह ताला ने इन माई हम्बल कैपेसिटी, मैं नहीं कहता कि मुझे सब कुछ पता है, लेकिन इन माई हम्बल कैपेसिटी मुझे अल्लाह ताला ने इस शहर को रातों में जाग कर मुझे हिम्मत दी कि मैं इस शहर को समझूं, इसको बनाऊं और मैंने शहर को, मुझसे अल्लाह ताला ने इस शहर बनवाया है मेरे हाथों से। जो मेरी नॉलेज है, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैं जिसके सामने भी बात करता हूं उसके पास इसका कोई जवाब नहीं है। ये सारे मामला डूएबल हैं, आज भी डूएबल हैं, इसके तरीक़ेकार है। आप देखिए, उससे पहले किसी भी रेमेडी
रेमेडी से पहले आपकी आपको उसकी डायग्नोसिस होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जो लोग, मैं सुनता हूं लोगों को अच्छे बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोगों को मसाइल का सही मानों में पता ही नहीं है कि रियल मसला है क्या, उसकी सोल्यूशन की क्या बात करें। तो ये सब चीजें डूएबल हैं। आपने पूछा क्या कर देखें, इस पाकिस्तान के लिए, लोगों के लिए मैं डेफिनेटली कुछ भी, कहीं भी, कोई भी मुझसे कुछ जानना चाहता है, मालूम करना चाहता है, मुझसे कोई काम करवाना चाहता है, मैं लोगों के लिए हर तरह से अपनी जो भी अल्लाह ताला ने मुझे इस्तिताअत दी है, मैं हर तरह से उसको बरोकार लाने के लिए तैयार हूं। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सरबराह पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, गुज़श्ता 2 सालों में हर 2, 4, 6 महीने बाद वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की तब्दीली की बातें शुरू हो जाती हैं। ऐसी बातें शुरू कहाँ से होती हैं, कौन ये बातें फैलाता है, इस पर कुछ वाज़ेह कहा नहीं जा सकता। लेकिन सूरत हाल का अगर तज्ज़िया करें तो हतमी तौर पर यह ज़रूर कहा जा सकता है कि पंजाब की ब्यूरोक्रेसी और तहरीक इंसाफ पंजाब के अरकान असम्बली ने अभी तक शायद उस्मान बुज़दार को बतौर वज़ीर आला पंजाब शायद एक्सेप्ट ही नहीं किया है, क्योंकि वज़ीर आज़म ख़ुद इस बात का एतराफ़ करते हैं कि पार्टी के अंदर से उस्मान बुज़दार पर तनकीद होती है। और उस्मान बुज़दार, उन्होंने कहा कि अभी सीख रहे हैं। क्या बाकी के 3 साल भी जो है बुज़दार साहब सीखते ही रहेंगे? अगर 3 साल सीखते रहेंगे तो फिर डिलीवर कब करेंगे? तो ये सवाल जो है ना वो कल से बहुत ज़्यादा उठाए जा रहे हैं, जब से कल से एक बार फिर से वज़ीर आज़म ने उन पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। उस्मान बुज़दार के लिए आए रोज़ पंजाब में ब्यूरोक्रेसी में तब्दीलियाँ की जाती हैं, बैड गवर्नेंस, इदारों में इस्लाहात का ना होना, डिलीवर ना करना, ये सब तो एक तरफ। अब तो उस्मान बुज़दार पर करप्शन के इल्ज़ामात जब लगाए जाते हैं तो वज़ीर आज़म साहब ये कहते हैं कि उस्मान बुज़दार पर लगने वाले तमाम इल्ज़ामात की मैं IB से एक इल्ज़ामात की तहकीकात करवाता हूँ। वज़ीर आज़म साहब ने तो ये भी कहा कि शराब लाइसेंस का जो इल्ज़ाम है बुज़दार साहब पर लगा, ये इल्ज़ाम भी एक मजाक है। क्या इससे अपोजिशन के नाज़रीन मौक़िफ़ को तक़वियत मिलती है कि नैब कमज़ोर केस बनाता है, बिला वजह तलबी करता है? सवाल ये है कि 2 साल गुजर जाने के बावजूद वज़ीर आज़म पंजाब की सरबराही क्यों किसी और को देने को तैयार नहीं है? क्या इसकी वजह यह है कि हुकूमत इत्तेहादी क़ाफ लीग ने भी अब ये वाज़े कर दिया कि अगर पंजाब में उस्मान बुज़दार के अलावा कोई और वज़ीर आला होगा तो वो परवेज़ इलाही होंगे, और परवेज़ इलाही जैसे मजबूत सियासी कद काट के मालिक शख्स को पंजाब में वज़ीर आला लगाने से यकीनी तौर पर तहरीक इंसाफ खुश नहीं होगी, कोई तैयार नहीं होगा, इमरान खान साहब तैयार नहीं होंगे, कभी नहीं चाहेंगे इसको। सवाल ये है कि क्या पंजाब में आने वाले 3 सालों में क्या उस्मान बुज़दार साहब ही वज़ीर आला रहेंगे? ये 5 साल जो हैं वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में ही पूरे होंगे? मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इरशाद भट्टी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपका। भट्टी साहब, जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में भी बोला, जब से बुज़दार साहब वज़ीर आला बने हैं, बहुत मेहरबानी, रोज़े अव्वल से ये अफवाहें चल रही हैं उस बुज़दार साहब आज गए, कल गए, कभी भी जा सकते हैं, लेकिन वज़ीर आज़म साहब लाहौर आते हैं, थपकी देते हैं, एतमाद का इजहार करते हैं, वापस चले जाते हैं। और कल तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि बदकिस्मती से हमारे अपने पार्टी के अंदर लोगों को जो है ना वो बड़ी तनकीद करते हैं, जो इनडायरेक्टली उन्होंने ये कह दिया कि बहुत से लोग अंदर के नहीं चाहते कि वज़ीर आज़म ने जिस शख्सियत पर एतमाद का इजहार किया है वो इससे खुश हैं। तो आपको क्या लगता है कि 5 साल बुज़दार साहब की क़यादत में ही पंजाब में पूरे होंगे? अब तो शाजिया वो तो लगता है या नहीं लगता, लेकिन ये लगता है कि उस्मान बुज़दार साहब जब 5 साल 3 साल या 2 साल पूरे करेंगे तो उसके बाद मैं बुज़दारियात पर PhD कर लूँगा। इतनी मरतबा अल्लाह के फ़ज़ल से मैं बुज़दार पे बोल चुका हूँ कि अब तो कमाल हो गया है। अच्छा, हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि अल्लाह से अक्ल ना मांगो, नसीब मांगो, क्योंकि मैंने बड़े बड़े अक्लमंदों को नसीब वालों के यहाँ काम करते देखा है। तो ये बुज़दार का वो है ना कि साईं के मुकद्दर, साईं के नसीब, अब तो थक गए साईं के रकीब। साईं के मुकद्दर, साईं के नसीब, वाह साईं तेरी ताकत अजीब। साईं के मुकद्दर, साईं के नसीब, अंदर वडेरा बज़ाहिर गरीब। साईं के मुकद्दर, साईं के नसीब।
तो अरसाई ने क्या क्या नहीं, 5 IG, 4 चीफ सेक्रेटरी, शाह महमूद कुरैशी, जहांगीर तरीन, चौधरी सरवर, अलीम खान, चौधरी फैमिली, और सबसे बड़ा इमरान खान साहब को मुतमिन रखना। और बात चली कहाँ से थी? रिमोट एरिया से हैं, पसमानदा इलाके से हैं, अपने घर में बिजली नहीं है, सब मिले अपनी अपनी बात की। ये मिले तो गरीबों की बात की। ईमानदार है, बहादुर है, 3 माह दे दो तारीफ़ें करोगे। उस्मान बुज़दार तब्दीली का नाम है, असल तब्दीली उस्मान बुज़दार है, तब्दीली सिंबल है। वसीम अकरम है, वसीम अकरम प्लस है। पता है कौन साजिशें कर रहा है। उस्मान बुज़दार को हटाया तो अगला 20 दिन भी नहीं चल पाएगा। शोबाज जैसा नहीं है, खामोश खिदमतगार है। हाँ। उस्मान बुज़दार ने कमाल कर दिया। जो किया लोगों को, मैंने कहा है कि लोगों को भी बताओ, जब तक हमारी हुकूमत उस्मान बुज़दार रहेगा। उस्मान बुज़दार कहीं नहीं जा रहा, उस्मान बुज़दार के साथ हूँ, उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी से मुतमिन हूँ। और उस्मान बुज़दार साहब क्या थे, वो आपने देखा होगा, वो क्लिप भी देखा होगा जिसमें एक आदमी एक अम्मा जी को बता रहा होता है कि अम्मा जी ये शहबाज शरीफ की जगह ते लगे ने लाहौर तो और मैं सीख रहा हूँ, मुझे कोई वजीर आला नहीं मानता। चॉइस नहीं है या खौफ है बदलूंगा, काफली वाले नाराज हो जाएंगे, उसी तरफ वो नाराज हो जाएंगे तो मेरा इत्तेहाद खतरे में पड़ जाएगा, मेरी हुकूमत खतरे में पड़ जाएगी पंजाब। उसी तरफ आ रहा हूँ, उसी तरफ आ रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा वो राउंड अप कर रहा हूँ ताकि मैं भी वो हूँ ना, हाथ वाला गियर ऑटोमेटिक नहीं हूँ तो मुझे अच्छा, मैं सीख रहा हूँ। मुझे कोई वज़ीर आला नहीं मानता, सियासी लोग तावन नहीं करते, ब्यूरोक्रेसी तावन नहीं कर रही। क्या बुज़दार करप्ट है, ये भी बात चली। खुद फीडबैक लिया इमरान खान साहब ने, 3 वज़ीरों की ड्यूटी लगाई। एक दिन आज़म सुलेमान साहब के साथ मिलकर ब्यूरोक्रेसी और सियासी लोगों को वगैरह 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 वगैरह। अब बात यह है कि जो 5 मरतबा उस्मान बुज़दार, आज मैं उस्मान बुज़दार साहब की बात तारीफ़ ही नहीं करूँगा। एक वजह तो ये है कि वो इस्लामाबाद में है, मैं भी इस्लामाबाद में हूँ। दूसरी वजह ये है कि जिसकी भी मैंने बात तारीफ़ी की अल्लाह ने उसको दूसरी बात यह कि जिसकी मैंने बात तारीफ़ी की अल्लाह ने उसको तरक्की दी और कामयाब किया, तो आज मैं बात तारीफ़ी करने के मूड में नहीं। तो इसका मतलब आप चाहते ही नहीं है वो तरक्की करे। अब ये कि हाँ नहीं, हाँ मैं अंदर से तो मेरी ख्वाहिश है, क्योंकि बात सिर्फ इतनी सी है, मैं इस पे नहीं जाता। इस बात सिर्फ इतनी सी है कि एक होती है परसेप्शन जंग। पंजाब बहुत दफ़ा मैं और आप डिस्कस कर चुके हैं, वाटरलू है, पानीपत है, अगला इलेक्शन पंजाब के 4 सर्वे आए हैं पंजाब के, 4 में PTI नून लीग से बहुत पीछे, और 4 में परसेप्शन पे PTI मार खा गई। उस्मान बुज़दार साहब ने दूध और शहद की नहरें बहा दी होंगी, लेकिन परसेप्शन में वो मार खा गए। और इसी परसेप्शन पर 40% वक्त गुजर गया है, 60% रह गया है, मतलब 2 साल गुजर गए, 3 साल रह गए। लोग कहते हैं ये जो 90 के करीब MNA 88-90 के करीब मिले थे, ये भी वजह ये थी कि वो कह रहे थे कि तौसा शरीफ सारे फंड जा रहे हैं, मियाँ वाली जा रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। ब्यूरोक्रेसी से गिले थे, तरक्याती फंड, थाना कचहरी, तो उसमें हुआ। अब बात यह है, 2 ऑप्शन है। नंबर वन ये है कि एक 4-5 मरतबा सीरियस एफर्ट हुई, लेकिन रुक कहाँ आ गई, रुकी कहाँ? मुतबादल कौन? हर धड़े का अपना मुतबादल था, और वो मुतबादल, हर धड़े का मुतबादल दूसरे धड़े को पसंद नहीं था। दूसरी बात चौधरी परवेज़ लाई। तीसरी बात अंदर के जो ब्लैक मेलिंग ग्रुप। अब ये जो सोचा गया लास्ट, जिसमें आपने हवाला दिया कि इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी में कहा कि खुदा के लिए बाहर से तोती आपके अंदर से तनकीद हो रही है, आप तो ना करें। उस पर फिर भगदड़ दौड़ में सारे लोगों ने ट्वीट किए और वगैरह किया। अब ये है कि मार्च में होने हैं सेनेट इलेक्शन। मार्च तक सुना जा रहा है कि इमरान खान साहब की कोशिश है कि इस सेटअप को ना छेड़ा जाए। वो सेनेट से मार्च में वो अक्सरियत लेना चाहते हैं सेनेट में, और मार्च ही खाई जा रहा है हाउस ऑफ शरीफ को, और मार्च ही खाई जा रहा है पीपल्स पार्टी को। हाउस ऑफ शरीफ में आपको पता होगा कि अंदर की रिफ्ट का कि मौलाना और नवाज शरीफ साहब की बात हुई, तो नवाज शरीफ साहब ने अब कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। और कुछ दिनों से आप शायद खाकान अब्बासी और शहबाज शरीफ को खामोश देख रही होंगी, मरीम नवाज़ की मुलाकातें देख रही होंगी, तो अगली सफ़ों वाले पीछे और पिछली वाले अगले, और पीपल्स पार्टी में भी सेम यही। तो लिहाजा एक तो है कि मार्च तक, दूसरा ये है कि मुसलसल उस पर बातचीत जारी है।
और पंजाब के जो अभी कुछ अरसे बाद आप देखेंगे कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स अनाउंस होंगे, कुछ अरसे बाद आप देखेंगे कि वो हर हलके में जाना शुरू करेंगे। अच्छा। अब तो इस वजह से ये सारी सूरत हाल है। आपको भी बुज़दार साहब का जो केस है मजाक है? वज़ीर आज़म साहब ने तो कह दिया मजाक है ये तो केस। देखिए इसमें दो बातें हैं। वो हमारे कुछ तजिया निगार ऐसे हैं, बड़े खूबसूरत तजिया निगार हैं, हमें बात ही करना नहीं है। आज भी हसन निसार साहब को मैं कह रहा था, वो कहते होते हैं जब भी सवाल पूछो इस बात के दो पहलू हैं और फिर पहलू बचा के निकल जाते हैं। अच्छा, इसमें अब दो पहलू हैं। नंबर 1, या तो इमरान खान साहब पाकिस्तान के वाहिद आदमी हैं जिनको उस्मान बुज़दार साहब का पता नहीं है, या फिर बाकी सारे गलत हैं। 2 ऑप्शन है। अब यह है कि इसमें शराब लाइसेंस छोड़ दें, वो बैन था, वो किया था, वो मुबैना तौर पर ठेकेदार तनवीर कौन है जिसको सारे ठेके मिले, वो 8 शिकायतें कहाँ से आ गई जो तस्दीक हो चुकी हैं मुबैना तौर पर नैब में, और वो 2 ठेकेदार कौन हैं जो उनके हलके में सारे ठेके ले रहे हैं, और वो ज़मीनों का रिकॉर्ड क्यों मंगवा लिया गया पिछले 2 साल का डीजी खान से वगैरह वगैरह। उन बुज़दार साहब के भाई तो ने कहते हैं भाई मुझे तो बतौर गवाह बुलाया गया था, बतौर मुल्जिम तो मुझे बुलाया नहीं गया, उन्होंने काया ही पलट दी। अल्हम्दुलिल्लाह, यही तो मेरे साईं बुज़दार का वाह वाह साईं, वाह 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 साईं, वाह साईं, वाह साईं, वाह। ये इसका मतलब है नवाज शरीफ साहब भी गवाह के तौर पे गए, शहबाज शरीफ साहब भी गवाह के तौर पे, सारे गवाह के तौर पे जाते हैं, कसूर नैब ने किया है। बहुत बहुत शुक्रिया हारी साहब, उसके बाद बिलावल साहब। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद भट्टी साहब मेरे साथ हैं। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल में हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई भी तहरीक चलती हुई नज़र नहीं आ रही। अपोजिशन की APC की बात करें तो इस हवाले से शेख रशीद की पेशगोई है जो उन्होंने की थी, शायद वो अब दुरुस्त साबित हो रही है। शेख साहब ने कहा था कि ईद के बाद मुहर्रम होगा, APC नहीं होगी। अपोजिशन ने ईद के बाद हुकूमत के ख़िलाफ़ APC का ऐलान किया था, लेकिन अपोजिशन जमातों में अदम एतमाद कह लें, जिसकी वजह से इस तहरीक को शुरू होने से पहले ही खटाई में डाल दिया गया और लगता अब कुछ ऐसे है कि सारा मलबा शायद नून लीग के सर पर गिरेगा। गुज़श्ता हफ्ते मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि जब तक पीपल्स पार्टी और नून लीग तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं करते उस वक्त तक APC नहीं होगी। देखिए, जहाँ तक अपोजिशन का ताल्लुक़ है हमारे तहफ़्फ़ुज़ात, लेकिन अपोजिशन की बड़ी जमातों के किरदार पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो दूर होंगे तो फिर APC भी हो सकेगी और बाकी काम भी हो सकेंगे। इसलिए मैंने कहा कि अपोजिशन को यकसू हो जाना चाहिए। पाकिस्तान में मौजूद नून लीग की क़यादत तो मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं कर सकी, लेकिन ख़बरें ये हैं कि मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए नवाज़ शरीफ ने उनसे रब्ता किया है। नवाज़ शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान से कहा है कि वो रहबर कमेटी का इजलास बुलाएं। इजलास में किए जाने वाले फ़ैसलों पर अमल दरामद के लिए नून लीग पाबंद होगी। ख़बरें ये भी आ रही हैं कि नवाज़ शरीफ ने मौलाना के अलावा दीगर अपोजिशन की जमातों से भी रब्ते किए हैं। नवाज़ शरीफ का लंदन से APC के लिए मुतहरिक होना कई सवालात को जन्म दे रहा है और लग रहा है कि लंदन में इलाज की गर्ज से मौजूद नवाज शरीफ आप सियासत में भी जो है ना वो एक्टिव हो रहे हैं। सवाल ये है कि अगर उनकी तबीयत ठीक है तो वो पाकिस्तान आकर सियासत में भरपूर तरीके से हिस्सा क्यों नहीं लेते। आज उनकी एक तस्वीर जारी हुई है, बड़ी हशाश बशास लग रहे हैं नवाज शरीफ साहब उस तस्वीर में चहलकदमी करते हुए। तो फिर इसमें सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो बिल्कुल सेहतमंद हैं तो पाकिस्तान वो क्यों नहीं वापस आ रहे हैं। फिर आम सवाल ये है कि क्या APC के मामले पर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में कोई इख्तलाफात हैं, बयानिया एक है या मुख्तलिफ है। क्योंकि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान में मौजूद भी हैं, वो क्यों APC के लिए उस तरीके से मुतारिक नहीं है, क्यों वो अपने कंधों पर जिम्मेदारी डालने के लिए तैयार नहीं है, वो क्यों मौलाना और पीपल्स पार्टी की क़यादत से उस तरीके से राब्ते में नहीं और इन जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात क्यों नहीं फिर दूर कर रहे हैं। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान को नून लीग और पीपल्स पार्टी पर तहफ़्फ़ुज़ात भी किसी हद तक ठीक हैं। मौलाना को ये शिकवा है कि एक तरफ तो हम इस हुकूमत को नाजायज़ कहते हैं
और नए इलेक्शन का मुतालबा करते हैं, तो दूसरी तरफ बड़ी अपोजिशन पार्टियां हस्बे ज़रूरत हुकूमत को वोट भी दे देती हैं। ये तो तजाद है और इस रविश को तर्क करना चाहिए। जबकि पीपल्स पार्टी को भी हुकूमत मुखालिफ तहरीक में नून लीग की क़यादत और पॉलिसी पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। 2 रोज़ पहले पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ, जिससे खबरें सामने आई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने पार्टी इजलास में कहा है कि मुस्लिम लीग नून ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह नाकाबिल एतमाद हैं। हम नून लीग को साथ मिलाकर ताकतवर बनाते हैं और वो डील कर लेते हैं। अब फिर नून लीग डील करके तहरीक इंसाफ की बी टीम बन गई है। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने APC को ताखीर का शिकार करने की जिम्मेदारी भी नून लीग पर डाल दी है। आसिफ अली जरदारी ने नून लीग पर दीगर जो है ना वो कायदीन पर भी तनकीद की है, तायद की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CC इजलास के दौरान ये फैसला किया गया है कि नून लीग APC में आए तो वेलकम, ना आए तो भी APC होगी। सवाल ये है कि क्या अपोजिशन की APC को नून लीग संजीदा नहीं ले रही है। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है राना तनवीर हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि मियाँ साहब की जो एक नई तस्वीर जारी हुई है, हर 2-4 महीने बाद मियाँ साहब की लंदन से कोई तस्वीर आ जाती है, कभी कहीं कॉफ़ी पीते हुए। आज उनकी जो उनके बेटे हुसैन नवाज़ के साथ चहलकदमी की जो तस्वीर सामने आई है, बड़े माशाल्लाह हशाश पेशाश लग रहे हैं वो। ये तस्वीरें खुद आप लोग जारी करवाते हैं, मियाँ साहब जारी करवाते हैं अपने कारकुनों को, आप सब लोगों को बताने के लिए मैं हशाश बशाश हूँ, या फिर ऐसी तस्वीरें इसलिए जारी की जाती हैं कि यहाँ का जो एहतसाबी एक सिस्टम है जो चल रहा है, या ओवरऑल जो सिस्टम है उसका मुंह चढ़ाती हैं ऐसी तस्वीरें और ये बताती हैं कि हम कानून से बालातर हैं, आप कुछ भी कर लें? देखिए, पहले तो आपने बहुत सारी बातें की APC के मतलब या अपोजिशन के मतलब शाजिया। मैं मौलाना साहब का हम बहुत एहतराम करते हैं, हम वैसे भी जॉइंट अपोजिशन उस पे हम बात करते हैं। जो मैंने सवाल किया जरा उसका जवाब दे देना। ताज़ी तस्वीर आई है, तस्वीर मैंने देखी है, लेकिन उसका हरगिज़ मतलब पहले भी 2-3 तस्वीरें आई हैं कि उनको जो इसमें कोई शक है कि उनको सेहत के मल्टीपल इश्यूज हैं। वो वहाँ के भी डॉक्टर्स कहते हैं, वहाँ से टेस्टेड जो हाई कमीशन से रिपोर्टें आती हैं वो भी वहाँ से टेस्टेड आती हैं। यहाँ भी इनकी अपनी कैबिनेट, अपने मिनिस्टर, अपने डॉक्टर्स, अपना सिस्टम हेल्थ का सारा ने कहा कि वो सीरियसली बीमार हैं। तो मेरा ख्याल है कि बाहर निकलना थोड़ी देर के लिए कभी, और किसी मरीज का कोई इतना चंबा नहीं, वो ऐसे तो खुदा न खासा बीमार नहीं है कि 4 पाई से उठ नहीं सकते या बाहर चहलकदमी का 15 दिन बाद, महीने बाद जा नहीं सकते। तो मैं समझता हूँ ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इंशाल्लाह जब भी वो सेहतमंद हुए, उनका मुकम्मल ट्रीटमेंट होगा। कोविड-19 की वजह से ये थोड़ा डिले हुआ है। अगर ना होता तस्वीरें फिर कॉन्शियसली जानबूझकर रिलीज करवाई जाती हैं, जारी की जाती हैं? नहीं, मेरे ख्याल है चलते फिरते, क्योंकि वो एक बड़े लीडर हैं, कोई तस्वीरें ले लेते हैं तो फिर वो सोशल मीडिया पे। ये तो बड़ी बिल्कुल सेट किसी ने बड़े सामने से जैसे बिल्कुल एक पोस्ट बनवा के पिक्चर ली हो। बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जो उनके चाहने वाले भी हैं और दूसरे लोग भी हैं। तो तस्वीर लेने में आजकल आपको पता, तस्वीर तो बहुत बंद कमरों में भी ली जाती है। तो मेरा हाल है वो सोशल मीडिया पे आ जाती है। अब आगे बढ़ते हैं, ज़रा APC के हवाले से बता दें। मौलाना साहब कह रहे हैं जब तक पीपल्स पार्टी नून लीग तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं करती APC हो नहीं सकती। मौलाना साहब की बात हुई मियाँ नवाज शरीफ साहब से, उन्होंने तो बड़ी यकीन दहानियाँ करवाई हैं कि हम आपके साथ हैं, जो भी इजलास में फ़ैसले होंगे हम बिल्कुल उस पर पाबंद होंगे, उस पर अमल करने के। ज़रा एग्जैक्टली हमें बता सकते हैं कि मियाँ साहब ने क्या यकीन दहानियाँ करवाई हैं मौलाना साहब से जब उनका टेलीफोनिक रब्ता हुआ है? देखिए, मौलाना साहब जो हैं, एहतराम के साथ मैं कोई ज़्यादा तो बात नहीं करना चाहता, लेकिन किस जगह पे हमने उनको जो तावन उन्होंने मांगा है वो नहीं दिया। वो बिल्कुल खुलकर बात हो सकती है, उनके साथ भी हो सकती है, हम करते भी रहते हैं। उन्होंने अपनी मूवमेंट चलाई, अपने खुद अपने तौर पे हमें विदाउट टेकिंग इनटू कॉन्फिडेंस उन्होंने एक फैसला किया, फिर मोबिलाइज किया, 8-9 जलसे किए, मिले, मार्च किए, फिर उन्होंने हमें बताया। वो लंबी कहानी है, लेकिन उन्होंने जितना तावन मांगा उससे बढ़कर हमने दिया। धरने में हमने कहा हम शरीक नहीं हो सकते, पीपल्स पार्टी ने भी यही कहा
जलसे तक जाएंगे, जलसे तक भरपूर तरीके से हम उनके साथ रहे। लेकिन वो उनका जो सबसे बड़ा कंसर्न है, वो कहते हैं कि आप दोनों पार्टीज कहती हैं भाई इसको नहीं चलने देना चाहिए, इस हुकूमत को गिराना है। जब हम गिराने के लिए कोई आगे स्टेप लेते हैं, कोई मूवमेंट चलाने की बात करते हैं, तो आप लोग डील कर लेते हैं, आप लोग पीछे हो जाते हैं। असेंबली में आप लोग उनका साथ देते हैं, उनको एतमाद के वोट देते हैं, उनके कानून साजी में उनका साथ देते हैं। यही तो उनकी कंसर्न्स है। पहले तो आपने दो चीजें की हैं कि गिराने की बात करते हैं तो साथ नहीं देते। बिल्कुल हम समझते हैं ये गवर्नमेंट एक नाजायज गवर्नमेंट है, धांधली की पैदावार है, आप जिस तरह भी समझ लें, सिलेक्टेड है, बिठाए गए हैं ये लोग। लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि हमने शुरू में ये सोचा कि सिस्टम को चलाना है। अगर हमने इनिशियली कुछ गड़बड़ की तो कोई ऐसा खुदा न खास्ता सिस्टम डीरेल ना हो। ये हमारा और पीपल्स पार्टी का एक थिंकिंग थी। अच्छा, ये बताइएगा, बिलावल भुट्टो का भी मियां साहब से राब्ता हुआ है, उनसे बात हुई है टेलीफोन? नहीं, बड़े मियां साहब का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे सदर जो है मियां शहबाज शरीफ साहब, उनके साथ उनका राब्ता रहता है। क्योंकि खबरें चल रही है कि मियां साहब ने, बिलावल ने बड़े मियां साहब से भी बात की है। ये मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन ये बात मैं आपको बताऊं कि एपीसी की जब बात हुई कि हमने करनी है, तो ये हमारे साथ जब मीटिंग हुई तो हमने डिस्कस किया, तो उस वक्त यही फैसला हुआ था कि रैबर कमेटी को रीएक्टिवेट करके वहां पे एपीसी के लिए एजेंडा तैयार किया जाए। सही। और हमने डायरेक्शन दी कि फौरन रैबर कमेटी बैक एजेंडा तैयार करे ताकि एपीसी हो सके। हमने हमारे जो नॉमिनेटेड 2-3 बंदे हैं, एहसन इकबाल साहब और दूसरे, उन्होंने कई दफा अकरम दुरानी साहब को जो रैबर कमेटी के हेड है फोन किया है कि आप मीटिंग बुलाएं, आप जल्दी से जल्दी मीटिंग बुलाएं, ताकि ये हमारा एक तयशुदा बात थी कि आप एजेंडा बनाएं ताकि एपीसी में कोई हमारे सामने सब्सटेंस हो कि जिस पे हम डिस्कस कर सके। अच्छा, आखिरी सवाल का जवाब दे दें, एपीसी मुहर्रम के बाद होगी? अब नहीं, एपीसी मुहर्रम, ये यकीनी तौर पे मुहर्रम में तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि एपीसी जल्द से जल्द रैबर कमेटी की मीटिंग हो। तो 4-5 दिन में फिर छोटे मियां साहब ने, सदर साहब ने पूछा एहसन साहब से, रैबर कमेटी की मीटिंग क्यों नहीं बुलाते? ठीक है, मैं तो चाहता हूं कि 3-4 दिन के अंदर बुलाएं। ये मैं बैठा हुआ था, आप दुरानी साहब को फोन करें, 3-4 दिन में मीटिंग बुलाएं, एजेंडा एक बनाएं ताकि हमारे सामने और एपीसी की मीटिंग हम इस महीने के आखिर तक कर लें, मुहर्रम से पहले। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना तनवीर हुसैन साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि अफ़गानिस्तान में मुस्तकिल अमन का क़याम ही पूरे ख़ित्ते के अमन की ज़मानत है और पाकिस्तान चीन इक़्तिसादी राहदारी के समरात भी अफ़गानिस्तान में अमन अमल से ही जुड़े हुए हैं। लेकिन हमारा रिवायती दुश्मन भारत अपने मज़मूम मकासद के तहत ना तो अफ़गानिस्तान में अमन के क़याम का ख्वाहिशमंद है और ना ही सी पैक को ऑपरेशनल होते देखना चाहता है। लिहाजा भारत अफ़गानिस्तान में अमन की हर कोशिश नाकाम बनाने की साजिशों में मसरूफ़ रहता है। अब खबर यह है कि 16 अगस्त को अफ़गानिस्तान के सूबों पख्तीका और कुन्नड़ में अहम इजलास हुए, जिसमें भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और अफ़गान खुफिया इदारे NDS, कलअदम तहरीक तालिबान, कलअदम जमातुल अहरार और कलअदम हिज़्बुल अहरार के नुमाइंदों ने उस इजलास में शिरकत की और इन इजलासों में भारतीय और अफ़गानी खुफिया इदारों ने शिद्दत पसंद तंजीमों के साथ मिलकर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों का प्लान बनाया। लेकिन प्लान पर अमल होने से पहले ये पाकिस्तान मुखालिफ ये गठजोड़ बेनकाब हो गया। जबकि इस प्लान का एक सबूत ये भी है कि गुज़श्ता रोज़ ही लाहौर रेलवे स्टेशन से एक दहशतगर्द पकड़ा गया है जो अपने एक 17 साला खुदकुश बमबार का इंतजार कर रहा था। दहशतगर्द का ताल्लुक तंजीम हिज़्बुल अहरार से है। दौरान तफ्तीश इस दहशतगर्द ने यह इंकशाफ किया है कि इसका मकसद लाहौर में पुलिस लाइन्स के बाहर धमाका करना था, जिसका हुक्म मुकर्रम खान उर्फ उमर खरासानी ने दिया था और रेलवे स्टेशन पर वो लड़के का इंतजार कर रहा था, लेकिन गिरफ्तार हो गया। हमले का मंसूबा उसने बताया कि चंद रोज पहले बनाया गया था, जबकि 17 साला बमबार भी पड़ोसी मुल्क का ही रिहायशी है। ये तमाम कड़ियां अगर मिलाई जाएं तो पाकिस्तानी मौक़िफ़ और अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट की तायद होती है, क्योंकि गुज़श्ता महीने दहशतगर्दी के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की एक सालाना रिपोर्ट में इस बात को
तस्लीम किया गया कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी अफगानिस्तान से होती है, जबकि अब ये भी बात वाज़ेह हो चुकी है कि रॉ और NDS अफगानिस्तान में देरपा अमन की राह में बहुत बड़ी रुकावट हैं। गुज़श्ता दिनों अफगान सदर अशरफ गनी ने अपनी हुकूमत की तरफ से ख़तरनाक समझे जाने वाले 400 तालिबान को रिहा कर दिया था, जिसके बाद बैनुल अफ़गान डायलॉग शुरू होने में कोई रुकावट बाकी नहीं रही। लेकिन इसके बावजूद अभी तक इसमें कोई पेशरफ्त नज़र नहीं आ रही। क्यों अफ़गान अमन मामला लटकता आखिर क्यों जा रहा है, और अफ़गान अमन मामले को सबोटाश करने के लिए भारत जो है ये सर धड़ की बाजी लगा रहा है। अफ़गान अमन मुआहदे के फ्रीकैन को यकीनन इस हवाले से चौकन्ना होना पड़ेगा। मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब आपका। रहीमुल्लाह साहब, इस तरह के इंकशाफात पहले भी होते रहे हैं कि जो दहशतगर्द हैं ये सरहद पार से आते हैं, वहाँ मनसूबाबंदी होती है, वहाँ भारत और खुफिया एजेंसी रॉ और NDS मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करते हैं। सवाल मेरा ये है कि क्या हमने कभी सरकारी तौर पर हिंदुस्तान और अफगानिस्तान से इस मामले में पूछताछ की, इस मामले को सरकारी तौर पर उठाया गया? देखिए, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ तो इस मसले को उठाया है, बार बार उठाया है, शिकायत भी की है, लेकिन पाकिस्तान की शिकायत को न तो अफ़गानिस्तान ने माना, उसने इनकार किया, और दुनिया ने भी हमारी बात नहीं सुनी और यही कहा कि अफ़गानिस्तान मज़लूम है, अफ़गानिस्तान में 40 साल से जंग हो रही है, बैरूनी मुदाखलत हो रही है। अब तो देखिए UN की रिपोर्ट आ गई है, पाकिस्तान की बात को मान लिया गया है। UN की रिपोर्ट के मुताबिक 6000 से लेकर 6500 तक दहशतगर्द जो अक्सर पाकिस्तानी है वो अफ़गानिस्तान में है और अफ़गानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं। और ज़ाहिर है वहाँ पर कौन कर रहा है, वहाँ का खुफिया इदारा NDS है और फिर इंडिया का खुफिया इदारा रॉ उसके पीछे खड़ा हुआ है। तो मेरे ख़्याल में अभी कोई सबूत जो है उसकी ज़रूरत नहीं है, ऐसा हो रहा है। पाकिस्तान भी चौकन्ना है और आप देखें कराची स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जब हमले की कोशिश हुई, वो तो बलोच दहशतगर्द थे, लेकिन उसको 8 मिनट के अंदर नाकाम बना दिया गया। और इससे पहले आप देखें कि आज भी कराची में दहशतगर्द पकड़े गए हैं, लाहौर का आपने जिक्र किया। तो मेरे ख्याल में ये एक नई तैयारी हो रही है और इन सब को इकट्ठा कर दिया गया है। ये बिल्कुल हैरान कौन बात है कि ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान से अलग होने वाले धड़े फिर से इकट्ठे हो गए। रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब, ये तो बात है कि इंडिया चाहता है कि अफगान पीस आगे ना बढ़े। अगर अफगान काबुल हुकूमत की तालिबान के साथ मामलात आगे नहीं बढ़ते तो फिर काबुल हुकूमत के पास इनके पास क्या ऑप्शन रह जाता है? देखिए, ये मेरे ख्याल में अफगान हुकूमत जो है वो शुरू ही से अमेरिका तालिबान मुज़ाकरात की मुखालफत करती रही है, क्योंकि उसका ये मुतालबा था कि उसको भी मुज़ाकरात में शामिल किया जाए। तालिबान नहीं माने। अब ये अमन मुआहदा हो गया है और उसमें फिर अमेरिका ने माना, अफ़गान हुकूमत से कहा कि 5000 तालिबान कैदियों को रिहा किया जाए। तालिबान उसके बदले 1000 सरकारी कैदियों को रिहा करेंगे। तो अफ़गान हुकूमत ने शुरू में नहीं माना, अमेरिका ने दबाव डाला, बिल आखिर अशरफ गनी मान गए, फिर पीछे हट गए, फिर कहा लुए जिरगा बुलाएंगे क्योंकि उनका इख्तियार नहीं है। लुए जिरगा ने भी कहा कि इन कैदियों को रिहा करें ताकि बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात शुरू हो जाएं। अभी फिर से नई बातें सामने आ रही है। फ्रांस ने मुखालफत की है, ऑस्ट्रेलिया ने मुखालफत की है। अशरफ गनी कह रहे हैं कि ये 400 कैदी जो हैं ये दुनिया के लिए ख़तरा है, बिल्कुल, और अभी तक उनको रिहा नहीं किया गया। जब तक ये कैदी रिहा नहीं होंगे तालिबान बातचीत नहीं करेंगे और अफगानिस्तान में अमन की बात आगे। और अगर रिहा हो जाते हैं तो दुनिया एतराज़ करेगी, के लिए ख़तरा जो है ना वो बढ़ जाएगा। देखिए, अभी तो फैसला हो गया है कि रिहा करना है। अशरफ गनी ने उसके ऊपर दस्तखत भी कर दिए हैं, लुए जिरगे ने भी कह दिया है। अभी कैसे पीछे हटेंगे? अगर पीछे हटते हैं तो फिर जाहिर है तालिबान मुज़ाकरात नहीं करेंगे। बिल्कुल। और आप देखें एक नई बात आज सामने आई है और ये अमेरिका का मीडिया कह रहा है कि अशरफ गनी हुकूमत की कोशिश है कि मुज़ाकरात तवील हो जाएं,
मुज़ाकरात शुरू ही ना हो, ताकि अमेरिका में इंतखाबात हो जाए। हाँ। जो बाइडन के जीतने के इम्कानात हैं, अगर वो जीत गए तो ट्रंप की जो पॉलिसी है अफगानिस्तान के हवाले से वो तब्दील हो जाएगी। अमेरिका शायद फिर अपनी सारी फौज को वापस ना बुलाए, शायद तालिबान से मुआहिदा ख़त्म हो जाए। तो ये इस तरह की बातें भी हम सुन रहे हैं। मेरे ख्याल में अभी भी मुझे इखलास नज़र नहीं आता अफगानिस्तान में अमन कायम करने के लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, मेरी आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।